स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। चैप्टर नंबर 8, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ये हमारे क्लास 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का बुक है। उस बुक के चैप्टर 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इसके जितने भी आंतरिक हैं और जितने भी अभ्यास के क्वेश्चन हैं, हम उन सब के आंसर को देखेंगे। तो आप चैप्टर 8 करते हो, आपके सामने ये तस्वीर आई है। तो इसमें पूछा है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऊपर दी गई तस्वीरों में लोग जो काम करते हुए दिख रहे हैं उस काम का वर्णन करें। इस तस्वीर में किस तरह के काम करते हुए लोग दिख रहे हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग फूल तोड़ रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, और दुकानदार है, मछली पकड़ रहे हैं, और दीवार बना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? खेती में, यहाँ पर खेत में काम कर रहे हैं। तो हमने देख लिया कि किस तरह के लोग काम कर रहे हैं इस फोटो में। अब लिखा है खेती से जुड़े कामों को अलग कीजिए, जो काम खेती से जुड़े नहीं हैं उनकी सूची अलग बनाइए। खेती से जुड़े काम को अलग और जिनको काम उनको अलग। और थर्ड है, आपने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा है, उनमें से कुछ चित्र बनाकर उनके बारे में लिखना है। तो चलो आंसर देखते हैं। पहले हम पहले का आंसर देखते हैं। हमें क्वेश्चन देख लिया। आंसर क्या कर रहे थे? फोटो में दीवार बना रहे थे, रेड़ी चला रहे थे, मछली पकड़ रहे थे, फूल तोड़ रहे थे, खेत में काम कर रहे थे, और दुकानदार थे। अब हमें जो खेत से जुड़े काम है उनको अलग करना है। क्वेश्चन सेकंड, खेत से जुड़े कामों को अलग कीजिए और जो काम खेत से जुड़े नहीं हैं उनकी एक सूची बनाइए। तो खेत से जुड़े काम, खेत में काम करते किसान, ये खेत से जुड़े काम है। फल व सब्जियां तोड़ते लोग, ये भी खेत से जुड़े काम है। और जो काम खेत से जुड़े हुए नहीं है वो रेड़ी चलाना, दीवार बनाना, मछली पकड़ना, ये हमारे खेत से जुड़े हुए काम नहीं है। क्वेश्चन थर्ड, आपने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को कई तरह से काम करते हुए देखा है, उनमें से कुछ का चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए। ग्रामीण क्षेत्र में आपने काम करते हुए लोगों को देखा है, वो किस तरह के काम करते हैं? कोई निराई रोपाई करते हैं, कटाई करते हैं। आप जिस तरह के काम करते हुए लोगों को देखते हैं उनके बारे में लिखना है और उनका चित्र भी नोटबुक में बनाना है। तो आप कर लेना। ये देख लो, इसमें पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? इसमें जो अभी देखना है कि तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिले गए चित्र के आधार पर बताइए। ये चित्र जो ऊपर दिया हुआ है तो हमारे सामने जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे साल उनको कितने कब कब काम मिला है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में उन्हें काम नहीं मिला। जून में वो बोड़ा बनाने का काम करती है, और जुलाई अगस्त में रोपाई का काम मिला है। सितंबर से अक्टूबर के बीच में निराई होता है, खेत को साफ करना, और कटाई का काम फिर उनको मिला है। तो क्या पूरे साल उनको काम मिला है? इसमें यही बताना है। तो नहीं, तुलसी को साल भर कमाई के मौके नहीं मिलते हैं। तुलसी के वर्ष में कुछ ही महीने काम करने का मौका मिलता है, जैसे कि जून, अगस्त, सितंबर, नवंबर में ही काम करने को उन्हें मिला है, बाकी महीने कुछ नहीं मिला। तो आप यहाँ से देख के आंसर खुद भी बना सकते हैं कि उसको इन महीनों के नाम लिख के कि कुछ ही महीने में उनको काम करने का मौका मिला, बाकी महीना उन्हें खाली बैठना पड़ता है। अब हम तुलसी के काम का विवरण दीजिए। रमन के काम से कैसे अलग है? तुलसी के काम के बारे में बताना है, और यह रमन के काम से कैसे अलग है और बताना है। तो तुलसी का काम को नियमित रूप से नहीं मिलता, तुलसी को नियमित रूप से काम नहीं मिलता, वर्ष के कुछ ही महीने में उसे काम मिल पाता है। तुलसी धान की रोपाई करती है, धान की फसल थोड़ी बढ़ जाने पर निराई का काम करती है। उसमें खेत में जो भी खरपतवार उग जाते हैं तो उसको निराई किया जाता है, निराई करके हटाया जाता है, तो वो काम मिल जाता है तुलसी को। और फसल पक जाने पर कटाई का काम करती है। खेत में काम करने के अलावा वह घर का सारा काम करती है, जंगल से लकड़ी भी लाती है और 1 किलोमीटर दूर से पानी भी लाती है।
और रमन रमन क्या करता है? रमन का काम है, एक मजदूर है, वह खेतों में दवाई छिड़कने का काम करता है। जब खेतों पर कोई काम नहीं मिलता तो वह पास के खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम भी करता है। दोनों के काम बताने थे मैं कि कौन किस तरह के काम करता है, हमने देख लिया। 6, तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मजदूर को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है? आपको क्या लगता है कि लोग कम पैसे में काम करने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं? तो आंसर देखते हैं। तुलसी के पास पूरे वर्ष काम नहीं होता। तुलसी के पास पूरे वर्ष काम नहीं होता और उसे काम की तलाश होती है, इसलिए वह कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाती है। तुलसी की ही तरह अन्य खेतिहर मजदूर की भी यही स्थिति होती है। उन्हें पूरे साल काम नहीं मिलता तो कुछ साल में कुछ ही महीने काम करने को मिलते हैं, तो वो कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। के क्षेत्र में या आपके गांव में कौन सी फसलें उगाई जाती है? आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर कौन सी फसलें उगाई जाती है? वहाँ खेतीहर मजदूर किस तरह काम करते हैं उनको लिखना है। कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, तो फसलों के नाम लिखना। हमारे खेतों में इस तरह के फसल उगाए जाते हैं। और खेतीहर मजदूर किस तरह काम करते हैं, किस तरह कटाई निराई रोपाई जो भी काम करते हैं वो यहाँ पर लिख लेना। अगर तुलसी के पास खेती की जमीन होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग होते? अगर तुलसी के पास खेती की ज़मीन होती, उसके पास खेती के लिए ज़मीन होती, तो कमाई यानी आजीविका के तरीके अलग होते। कैसे अलग होते बताने हैं। यदि तुलसी के पास खेती की ज़मीन होती तो वह दूसरे के खेत पर मजदूरी नहीं करती। अगर उसका खुद का खेत होता तो वो अपने खेत पे काम करती, ना कि दूसरे खेतों में। ये दूसरों के खेतों में वो मजदूरी का काम नहीं करती बल्कि अपने खेतों में काम करती। वह फसल की बुआई, निराई तथा फसल कटाई के समय अपनी मदद के लिए अन्य मजदूरों को काम पर भी रख सकती थी। अगर उसके पास खुद का खेत होता तो कटाई के समय, निराई बुआई के समय अपनी मदद के लिए अन्य मजदूरों को काम उपलब्ध कराती। तुलसी के पति को दूसरे के खेतों पर भी मजदूरी नहीं करना पड़ता, वो अपने खुद के खेत में काम करते। क्वेश्चन 9, शेखर का परिवार क्या काम करता है? आपके विचार से शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता? शेखर का परिवार क्या काम करता है और आपके विचार से शेखर दूसरे को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता? क्या काम करता है? उसके पास खुद का खेत है लेकिन दूसरों को क्यों नहीं लगाता? तो शेखर के पास 2 एकड़ ज़मीन है। वह अपने खेत का सारा काम खुद ही अपने परिवार के साथ मिलकर कर लेता। कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसान की मदद ले लेता है। वह भी बदले में उनके खेतों में कटाई के समय काम दूसरी मदद लेता है, तो जब उनको भी काम पड़ता है तो वो भी उसके कटाई के समय उसकी मदद कर देता है। इसीलिए शेखर अपने खेत पर काम करने के लिए मजदूर नहीं लगाता। उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, मतलब इतना काम है, 2 एकड़ ज़मीन है तो उसके परिवार खुद ही कर लेते हैं। और कई बार दूसरों की मदद लेते भी हैं तो बदले में जाके वो उनके खेत पे काम करवा देता है, इसीलिए उसे मजदूरी नहीं करनी पड़ती। शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? शेखर अपने शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? तो शेखर बीज और खाद व्यापारी से उधार खरीदता है। व्यापारी से वो उधार लेता है बीज और खाद, फसल लगाने के लिए बीज और खाद उधार लेता है। इस उधार को चुकाने के लिए उसे अपना धान व्यापारी को कम दाम पर ही बेचना पड़ता है, इसीलिए शेखर अपना धान बाजार में नहीं बेच पाता। वो मजबूरन उन्हें व्यापारी को ही बेचना पड़ता है, इसीलिए वो बाजार जाके नहीं बेच पाता। शेखर की बहन मीना ने भी अपने व्यापारी से उधार लिया था। मीना जो शेखर की बहन है उसने भी व्यापारी से उधार लिया था, परंतु वह अपना धान उसको नहीं बेचना चाहता। उसने व्यापारी के एजेंट से कहा कि वह अपना उधार चुका देगी पर वो धान उससे नहीं बेचेगी। तो मीना और व्यापारी के एजेंट के बीच में जो भी बातचीत हुई है उनको अपनी समझ से लिखना है कि वो दोनों किस तरह क्या क्या बात करे होंगे। तो देखते हैं।
एजेंट जो है वो क्या बोलेगा, वो कहेगा तुमने उधार लिया था इसीलिए अपना धान बेचकर उधार चुका दीजिए। वो कहेगा कि तुमने उधार लिया तो धान बेचकर उधार चुकाओ। और मीना कहेगी मैं अपना धान बाज़ार में बेचूंगी। वो उसे नहीं बेचना चाहती तो वो कहेगी कि मैं बाज़ार में बेचूंगी। फिर से एजेंट कहेगा तुम अपना धान बाज़ार में नहीं बेच सकती क्योंकि तुमने फसल बोने के लिए मुझसे उधार लिया था, इसीलिए धान भी मुझे ही बेचने पड़ेंगे। वो उसे ज़बरदस्ती करेगा कि नहीं तुम्हें तो मुझे ही बेचने होंगे। उसके बाद मीना मुझे बाजार से धान बेचने के लिए अधिक मूल्य मिलेगा, तुम कम कीमत दोगे। क्योंकि वो उसे इसलिए नहीं बेचना चाहती क्योंकि वो कम कीमत देगा, इसीलिए वो बाज़ार में बेचना चाहती, लेकिन इसीलिए मीना कह रही है तुम कम कीमत दोगे, मुझे बाज़ार में अधिक मूल्य मिलेगा, मैं तुम्हें नहीं बेचूंगी। उसके बाद फिर एजेंट कहेगा वाह, जब तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी तो जब तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी तो हम उधार देते हैं और बाज़ार नहीं देता। जब तुम्हें पैसे की ज़रूरत होती है हम उधार देते हैं, बाज़ार नहीं देता, तो इसीलिए धान हमें ही बेचना पड़ेगा। उसके बाद है फिर एजेंट कहेगा मीना तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम बुरा होगा। तो उसे धमकाएगा अगर तुमने हम अगली बार जब उधार लेने जाएगी तो शायद उसे उधार वो ना दे, इसीलिए वो ऐसा कह रहा है कि परिणाम बुरा होगा। तो इस तरह की बातचीत दोनों के बीच में हुई होगी। तुलसी के जीवन में क्या समानताएं हैं, शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है वो बताना है। आपके उत्तर के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं। उसके पास कितनी ज़मीन है, दोनों की ज़मीन में मतलब कि दोनों की ज़मीन कितनी कितनी है, और दोनों उधार क्यों लेना पड़ता है, किसी को लेना पड़ता है तो क्यों लेना पड़ता है, दोनों को अलग अलग बताओ। उनकी कमाई के साधन क्या है और उन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करने की क्या ज़रूरत होती है, इसी आधार पर हमें उत्तर देना है। तो दोनों की ज़मीन के बारे में बता सकते हैं कि शेखर के पास अपनी ज़मीन है, वह अपने खेतों पर काम करता है। शेखर की अपने पास ज़मीन है, वह अपने ही खेतों पर काम करता है, जबकि तुलसी के पास अपनी ज़मीन नहीं है, इसलिए वह रामलिंगन के खेतों पर काम करती है। उधार, तो शेखर को खाद व बीज के लिए व्यापारी से उधार लेना पड़ता है। खाद व बीज के लिए व्यापारी से उधार लेना पड़ता है और उधार चुकाने के लिए कम कीमत पर व्यापारी को ही धान बेचना पड़ता है। जबकि तुलसी को बेटी की बीमारी के लिए रामलिंगन से उधार लेना पड़ा था, जिसको चुकाने के लिए उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी। उसे तो अपने खेत बदले में धान तो खेती तो हुई नहीं, इसीलिए उसे उधार लिया, तो बदले में उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी। उसके बाद कमाई के दोनों के क्या क्या साधन हो सकते हैं। तो शेखर की कमाई का साधन उसकी खेती में पैदा होने वाला धान था। उसकी जो खेती में पैदा होने वाला धान ही उसकी कमाई का साधन है। उसकी गाय का दूध, और खाली समय में रामलिंगन की चावल मिल में काम करता है। शेखर खाली टाइम में रामलिंगन की चावल मिल में वो काम करता है, और गाय के दूध से भी उसका साधन मतलब पैसे मिल जाते हैं। जबकि तुलसी के कमाई का सिर्फ एकमात्र साधन है दूसरों के खेतों पर मजदूरी करना, क्योंकि उसके पास तो खुद का खेत है नहीं, तो उसका सिर्फ एकमात्र साधन है दूसरों के खेतों पर मजदूरी करना। दूसरों की ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है दोनों को। तो शेखर फसल कटाई के समय दूसरों के छोटे किसानों से मदद लेता है और बदले में उनके खेतों में कटाई करता है, क्योंकि उसे ज़रूरत पड़ती है तो दूसरों की मदद लेने के लिए, इसीलिए वह भी मदद कर देता है। जबकि तुलसी मजदूरी के लिए दूसरे खेतों पर काम करता है, जबकि उसको तो मजदूरी की चाहिए, इसीलिए वो दूसरे खेतों पे काम करती है। 13 रामलिंगम के पास कितनी ज़मीन है। तो रामलिंगन के पास कलपट्टू में 20 एकड़ ज़मीन है। रामलिंगन के पास जो ज़मीन है कितनी ज़मीन है, तो रामलिंगन के पास एक जगह है कलपट्टू, महाराष्ट्र में है कलपट्टू, उसके वहाँ पर 20 एकड़ ज़मीन है। अपनी ज़मीन पर उगने वाले धान का वह क्या करता है। अपनी ज़मीन पर उगने वाले धान का वह क्या करता है। तो रामलिंगन के पास एक चावल की मिल है। अपनी ज़मीन पर उगने वाला धान वह इसी मिल में भेज देता है। उसके पास अपनी खुद की मिल है, तो वो इसी मिल में अपना धान भेज देता है, और चावल
पास के शहर में व्यापारी को बेचता है। जो चावल होते हैं धान से, वो पास के शहर के व्यापारी में बेच देता है। खेती के अलावा उसकी कमाई के और क्या साधन है? रामलिंगन की खेती के अलावा उसके क्या साधन है? तो गरीबों को ब्याज पर पैसा उधार देता है, और एक चावल मिल की मालिक भी है, और खाद की दुकान भी है रामलिंगन की। क्वेश्चन 16 देखते हैं। ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखते हुए क्या आप यह कह सकते हैं कि भारत के अधिकतर किसान गरीब है? आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? जो किसान की स्थिति, अधिकतर किसान जो गरीब है, तो इसकी स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है वो बताना। तो भारत के 80% किसानों के पास बहुत कम खेती की ज़मीन है। 80% किसानों के पास बहुत कम खेती की ज़मीन है। यह उसकी जीवन चलाने के लिए बहुत पर्याप्त नहीं है, इसलिए वे दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं या अन्य जगह मजदूरी करते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार भी कुछ प्रयास कर सकती है, जैसे छोटे किसान को सस्ती कीमत पर खाद, क्या कर सकती है सरकार? छोटे किसानों को सस्ती कीमत पर खाद उपलब्ध करा सकती है। फसलों की उपज को उचित कीमत पर खरीदने की व्यवस्था करना, मतलब कि जो उसकी फसल उपज हुई है उसको उचित दाम पर खरीदने की व्यवस्था कर सकती है। कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध करा सकती है, उनको कम ब्याज में कर्ज मिले, ऐसा कोई व्यवस्था कर सकती है सरकार। तथा खाली समय के दिनों में गांव में ही वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध भी करा सकती है। जैसे कि पूरे साल तो उन्हें खेतों में काम मिल नहीं सकता, तो जिन टाइम में खेतों में काम उन्हें ना मिले, ऐसे टाइम में उन्हें कोई और अन्य काम का भी उपलब्ध करा सकती है गांव में ही ये सरकार। और अरुणा दोनों के ही परिवारों को उधार लेना क्यों पड़ता है? शेखर और अरुणा के दोनों को ही उधार लेना क्यों पड़ता है? आपको उसमें क्या समानता है और क्या अंतर दिखते हैं? दोनों को ही उधार क्यों लेना पड़ता है? शेखर के और अरुणा के परिवारों को, उन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है बताने। तो शेखर और अरुणा दोनों के परिवारों को ही उधार लेना पड़ता है, क्योंकि शेखर के पास 2 एकड़ जमीन है जिसमें उसे 60 बोरी धान मिलता है। 2 एकड़ ज़मीन है, उसमें सिर्फ 60 बोरी धान मिलता है। इन 60 बोरी में से कुछ तो वह अपना उधार चुकाता है, जबकि जो धान बचता है वह उसे महीनों तक ही चला पाता है, कुछ महीनों तक ही चला पाता है, जबकि वह उसे 8 महीनों तक ही चला पाता है। अगली फसल के बाद खाद बीज के लिए फिर से उसे उधार लेना पड़ता है। अब अरुणा का परिवार समुद्र से मछली पकड़कर अपनी जीविका चलाता है, परंतु मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जा पाते। जब मानसून चलते तब वो 4 महीने तक मछली पकड़ने नहीं जा पाता, इसलिए इन महीनों में व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा करना पड़ता है। अब अंतर देख ले, अब श्रमी हैं, दोनों ही परिवारों से उधार लेकर अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं और बदले में धान व मछली व्यापारी को सस्ती कीमत पर बेचते हैं। दोनों में समानता है, दोनों ही परिश्रमी हैं और दोनों को ही उधार लेना पड़ता है, और दोनों ही अपने धान व अपनी मछली व्यापारी को सस्ते दाम पर देना पड़ता है। उसके बाद अंतर है, शेखर छोटे किसान है जबकि अरुणा का परिवार एक मछुआरा है। ये किसान है और अरुणा का परिवार मछुआरा है, और अरुणा के परिवार के पास मछली पकड़ने के अलावा कोई अन्य काम नहीं, जबकि शेखर खाली समय में चावल मिल में काम करता है। अरुणा के पास खाली समय में कोई काम नहीं, जबकि जो शेखर है वो खाली समय में चावल की मिल में काम करता है और अपने गाय का दूध बेचकर भी कुछ आय प्राप्त कर लेता है। कुछ आय वो गाय का दूध बेचकर भी प्राप्त कर लेता है। क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है कभी? क्या सुनामी क्या होता है? उसे अरुणा जैसे परिवारों को क्या नुकसान हुआ होगा बताना है। पेज नंबर 85। सुनामी समुद्र से आने वाले भूकंप के कारण उठने वाली विनाशकारी लहरें हैं। जो समुद्र में जो भूकंप आती है उसकी जो विनाशकारी लहरें जो उठती है उसे ही सुनामी कहते हैं।
जो अत्यधिक ऊंची तथा तेज होती है। सुनामी के कारण अरुणा जैसे मछुआरों को जान माल का काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि वो समुद्र से मछली पकड़ते हैं तो अचानक से कभी सुनामी आ जाए तो उससे क्या होगा, जान माल का नुकसान होगा। उनके घर पूरी तरह बर्बाद हो गए होंगे तथा अपने परिवार के कुछ सदस्यों को भी उन्हें खोना पड़ा होगा। हमने पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न को देख लिया। आपने अगर इन आंतरिक प्रश्न को ध्यान से समझ लिया तो आपको चैप्टर जो है वो आधे समझ में आ जाएंगे। आपको चैप्टर पढ़ने में, फिर जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना आपको आसानी होगी। अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न देखते हैं। पहला है, आपने संभवतः इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कलपट्टू गांव के लोग खेती के अलावा और भी कई काम करते हैं। उनमें से 5 कामों की सूची बनाइए। कलपट्टू गांव के जो लोग हैं वो खेती के अलावा और भी क्या क्या काम करते हैं वो बताने हैं। तो कलपट्टू गांव के लोग टोकरी बनाते हैं, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाने का काम भी करते हैं खेती के अलावा। लोहार, नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करना इत्यादि रूप में वे सेवाएं भी देते हैं। चाय, सब्जी, कपड़े, खाद व बीज की दुकानें भी है उनके पास। कुछ लोग शहर में जाकर मकान बनाना और लोरी चलाने का काम भी करते हैं। कुछ लोग खान से पत्थर या नदी बालू ढोने का काम भी करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, कलपट्टू में विभिन्न तरह के लोग खेती पर निर्भर हैं। कलपट्टू में विभिन्न तरह के लोग खेती पर निर्भर है। उनकी एक सूची बनाए, उनमें से सबसे गरीब कौन है और क्यों, वो बताना है। तो रामलिंगन जैसे बड़े किसान अपने खेतों पर स्वयं काम नहीं करते बल्कि खेतीहर मजदूर से काम कराते हैं। शेखर जैसे छोटे किसान अपने खेतों पर स्वयं काम करते हैं और कटाई के समय छोटे किसान आपस में एक दूसरे के खेतों में काम कर लेते हैं। जो रामलिंगम है वो बड़ा किसान है, वो अपना खुद स्वयं काम नहीं करता है बल्कि मजदूरों को रखता है। जबकि शेखर जो है वो छोटा किसान है, स्वयं काम करता है और कटाई के समय एक दूसरे से वो मदद कर लेते हैं। और तुलसी जैसे भूमिहीन खेतीहर मजदूर बड़े किसानों के खेतों पर काम करते हैं और फसल पर बुआई, निराई तथा कटाई के समय बुलाने पर काम करते हैं। इनमें से सबसे गरीब भूमिहीन खेतीहर मजदूर है, क्योंकि उन्हें वर्ष के कुछ ही महीनों में ही काम मिलता है, जबकि बाकी समय वे खाली रहते हैं। इसी कारण उन्हें अपनी आजीविका चलाने में दिक्कत भी हो सकती है। तो वो कौन है, तुलसी। अब है, कल्पना कीजिए कि आप एक मछली बेचने वाले परिवार के सदस्य हैं। आप कल्पना करो कि आपके परिवार जो मछली बेचते हैं, तो आप मछली बेचने वाले परिवार के सदस्य हैं। आपका परिवार यह चर्चा कर रहा है कि इंजन के लिए बैंक से उधार ले कि ना ले। आप क्या कहेंगे अगर आपके परिवार आपसे पूछे कि बैंक से उधार ले इंजन के लिए कि ना ले, तो आपका क्या जवाब होगा? आप खुद सोचो। आंसर है, मैं मछली बेचने वाले परिवार का सदस्य होने के नाते सलाह देंगी कि हमें बैंक से उधार लेकर इंजन खरीद लेना चाहिए। सलाह देंगे कि हमें बैंक से उधार लेकर इंजन खरीद लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास कैटारमैन यानी मछली की खास तरह की इंजन की छोटी नाव होती है, कैटारमैन होगी, तो हम समुद्र से दूर तक तेजी से मछली पकड़ने जा सकेंगे, जिससे हमारी आमदनी बढ़ेगी और हमें मानसून के समय 4 महीने व्यापारी से उधार लेकर अपनी आजीविका नहीं चलानी पड़ेगी। जबकि बैंक के कर्ज पर ब्याज की दरें व्यापारी के मुकाबले कम होता है। व्यापारी ब्याज की दर ज़्यादा लेता है, लेकिन बैंक से जो हम लेंगे उसमें ब्याज की दर कम होती है। तो इसीलिए हम सलाह देंगे कि हमें बैंक से इंजन के लिए कर्ज ले लेना चाहिए, जिसे चुकाने में हमें दिक्कत भी नहीं होगी और हम अपनी मछली उचित कीमत पर हम बाज़ार को बेच सकते हैं। फिर हम व्यापारी को हमें बेचने में मजबूर नहीं होंगे, हम बाज़ार जाके उन्हें बेच सकते हैं। अब क्वेश्चन 4, तुलसी जैसे गरीब ग्रामीण मजदूरों के पास अक्सर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा एवं अन्य साधनों का अभाव होता है। आपने इस किताब की पहली इकाई में असमानता के बारे में पढ़ा। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा असमानता के बारे में। तुलसी और रामलिंगन के बीच का अंतर एक तरह की असमानता है। क्या यह उचित स्थिति है? आपके विचार में इसके लिए क्या किया जा सकता है? कक्षा में चर्चा कीजिए। दोनों में असमानता है, क्या ये उचित है? अगर इनके लिए फिर क्या कर सकते हैं? उचित स्थिति नहीं है। इस स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। तो पहला,
गरीब भूमिहीन मजदूरों के पास वर्ष के जिन महीनों में काम नहीं होता, भूमिहीन मजदूरों जिन महीनों में काम नहीं होता, सरकार उनके गांव के आसपास 2 वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकती है। कोई वैकल्पिक काम की व्यवस्था कर सकती है। और इस तरह के लोगों को सरकार आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगार के अवसर के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। स्वरोजगार उनको क्या आर्थिक सहायता देकर खुद स्वरोजगार यानी खुद का अपना कोई रोजगार स्टार्ट करे, ऐसे प्रोत्साहित कर सकती है। सरकार सस्ती दर पर बैंक से ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन कर सकती है। बैंक से उन्हें ऋण सस्ते ब्याज पर दे के उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन कर सकती है। सरकार इस तरह के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कुटीर उद्योग होता है, छोटे मोटे उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन भी कर सकती है। अब आपके अनुसार सरकार शेखर जैसे किसानों को कर से मुक्ति दिलाने में कैसे मदद कर सकती है? शेखर जैसे किसानों को कैसे मुक्ति दिला सकती है सरकार? तो शेखर जैसे छोटे किसानों को फसल बुआई के लिए, खाद बीज खरीदने के लिए व्यापारी से उधार लेना पड़ता है। फसल की जब बुआई करते हैं खाद और बीज के लिए उसे व्यापारी से उधार लेना पड़ता है, जिसके बदले में उन्हें अपनी फसल सस्ते में व्यापारी को ही बेचना पड़ता है मजबूरन। इस तरह किसान को 2 तरह के नुकसान होता है। एक तो वह ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेता है और दूसरी उसे अपनी फसल का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता। इस कारण किसान अधिक परिश्रम करने के बाद भी अपनी आजीविका अच्छी प्रकार से नहीं चला पाता और व्यापारी के जाल में फंस जाता है। यदि सरकार छोटे किसान को बुआई के समय सस्ते दरों पर बीज खाद उपलब्ध करा दे तो किसान का व्यापारी से ऊंची ब्याज दर पर उधार लेना नहीं पड़ेगा और उन्हें ना ही कम कीमत पर व्यापारी को अपनी फसल बेचनी होगी, वह आसानी से अपनी आजीविका चला सकेगा। इसके अलावा सरकार किसान फसल को उचित दर पर खरीदने की व्यवस्था भी करा सकता है और व्यापारी को लूट से भी बच जाएंगे, जिन्हें उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और आमदनी भी उनकी बढ़ेगी। तो सरकार किस तरह से मदद कर सकती है? उन्हें सस्ते दर पर ब्याज दे सकती है ताकि वो मजबूरन व्यापारी को अपना फसल ना बेच पाए, बाजार में अच्छी कीमत पे फसल तालिका भरते हुए शेखर और रामलिंगन की स्थिति की तुलना करें। रामलिंगन और शेखर की स्थिति की तुलना करना है, हमें तालिका दी हुई इसको भरना है। तो तालिका है ये हमारा शेखर और रामलिंगन। खेती की जमीन, इसमें क्या है, इस तालिका को कैसे भरेंगे? 2 एकड़ जमीन और रामलिंगन की 20 एकड़। इसकी कितनी है? सिर्फ 2 एकड़, इसकी 20 एकड़। मजदूरी की ज़रूरत, खेती के लिए मजदूरी की ज़रूरत शेखर स्वयं करता है और इसको मजदूरों से काम करवाता है। उधार की ज़रूरत, शेखर को खाद व बीज के लिए व्यापारी से उधार लेता है जबकि वह उधार नहीं लेता। फसल का बिकना, फसल से व्यापारी का उधार चुकाने के बाद शेष फसल जो वो घर के लिए रखता है और जबकि जो रामलिंगन है वो फसल कस्बों गांव और आसपास के शहरों में बेचता है। इसे व्यापारी को बेचना पड़ता है, ये शहर में बेचता है। उनके द्वारा किया गया अन्य काम, और वो इस खेती के अलावा वो क्या अन्य काम करता है? तो वह चावल मिल में काम करता है शेखर, तथा गाय का दूध भी बेचता है। और जबकि रामलिंगन है वो चावल मिल तथा खाद व बीज की दुकान का भी मालिक है। चावल की मिल का और खाद व बीज की दुकान का मालिक है। तो आज आई होप आपको वीडियो समझ आई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब